जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले इसको लिखते हैं बेटा। आज हम क्या कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इस कैश फ्लो के वर्ड को ब्रेक करेंगे। अगर आप कैश फ्लो के वर्ड को ब्रेक करें, इसका मतलब होता है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं जिसमें आप ये बता रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है। ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ चुके हैं। बेसिकली एक गाइडलाइंस हैं जो हमें बताई गई हैं कि आपको इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो कैश फ्लो क्या है? पैसे का आना और पैसे का जाना। अब ये सर जरूरी क्यों है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये इतनी जरूरी क्यों है? देखो मेरी एक बात याद रखो, इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर, अगर आप कभी भी इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहें, अगर आपने शार्क टैंक इंडिया वगैरह सब देखा हो, तो आप ये देखो कि जब आप किसी से पैसा लेते हो ना, तो इन्वेस्टर ये पूछता है कि पैसा कहां पे खर्च करोगे। इज दैट राइट? पैसा कहां पे आप खर्च करेंगे। सेम ऐसे ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है बेटा कि पैसा हम मार्केट से उठाते हैं। तो सेम ऐसे ही इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि आपने पैसा खर्च कहां किया। तो बेसिकली एक इन्वेस्टर को एक अच्छा व्यू मिल जाता है कंपनी का कि कंपनी पैसा जनरेट कर रही है तो कैसे कर रही है। अब यहां पर एक बच्चा मुझसे सवाल पूछता है कि सर आपने क्या बोला, कैश फ्लो मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना और एक ऐसा डॉक्यूमेंट। तो सर फिर वो कैश एट बैंक का टी अकाउंट भी तो वही काम करता है बराबर। पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। अगर आप देखें तो बिल्कुल सही बात कर रहा है वो कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं? पैसे का आना और पैसे का जाना। उसने कहा कैश एट बैंक भी तो ये काम करता है। अब मैं कहता हूं जरा रुको, अब यहां पे कैश एट बैंक में सारी चीजें एक साथ, जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दिया, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टर कहता है कि तुम मुझे आंसर करोगे, या स्टैंडर्ड ये बोलता है कि आप उसको तीन चीजों में आंसर करोगे। एक करोगे ऑपरेटिंग, एक करोगे इन्वेस्टिंग और एक करोगे आप फाइनेंसिंग। अब पहले इन चीजों को समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है, ताकि फिर हम इसको अगर आप एक्सप्लेन करें तो ज्यादा मजा आए। फाइनेंसिंग, देखो बिजनेस को चलाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? सर आपको फाइनेंस की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोचा कि मैं एक 5-6 रेस्टोरेंट, हम 3-4 लोगों ने सोचा कि हम स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? सर आपको चाहिए होगा फाइनेंस। तो हम क्या करेंगे? शेयर्स इशू करेंगे। इसका मतलब है शेयर इशू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। बताने का मतलब क्या है कि पहले आपके दिमाग में यह आ जाए कि सर फाइनेंसिंग किसे कहते हैं, इन्वेस्टिंग किसे कहते हैं और ऑपरेटिंग किसे कहते हैं। तो अगर मुझे अपना अपना जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है उसको स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे चाहिए होंगे फंड, और उस फंड्स के लिए मैं क्या इशू करूंगा? शेयर्स। इसका मतलब है शेयर्स का इशू करना एक कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। फिर मैंने कुछ बैंक से लोन भी उठाया ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, तो अगेन लोन देना भी कौन सी एक्टिविटी हो गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। बात समझ में आती है? अच्छा, जिससे शेयर्स लिए उसको मैंने डिविडेंड भी पे करना है, तो डिविडेंड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आपका क्या हो जाएगा बेटा? पार्ट हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड जाहिर सी बात है हमने फाइनेंस जनरेट किया था ही तो हमने डिविडेंड पे किए। अब मेरे पास पैसा आ गया। अब जब पैसा आ गया तो मैं उसको करूंगा इन्वेस्ट। जाहिर सी बात है मैं 5 जगहों पर लैंड खरीदूंगा, मैं फर्नीचर खरीदूंगा, मैं एसी खरीदूंगा, मैं इंस्टॉल करूंगा, मैं इक्विपमेंट खरीदूंगा। ये सब आपकी आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। या कह लें कि अगर मैंने किसी जगह फंड्स इन्वेस्ट किए, वहां से पैसा आया, तो वो भी मेरी कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने शेयर्स इशू किए, फंड्स रेज किए, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। इसका मतलब है इन्वेस्टिंग में सारे नॉन करंट एसेट एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। नॉन करंट एसेट को परचेज करना, मतलब हर चीज जो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है वो कहां पर आ जाएगी? इन्वेस्टिंग। नॉन करंट एसेट को सेल करना, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। जैसे परचेज इन्वेस्टिंग है, सेम ऐसे ही सेल्स इन्वेस्टिंग है।
चले भाई, हो गया भाई, आपके पास फंड्स भी जनरेट हो गए, आपने मशीन इक्विपमेंट वगैरह सब चीजें ले ली हैं। अब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे ऑपरेटिंग यानी कि वर्किंग कैपिटल में, इज दैट राइट? आप क्या करेंगे भाई, आप वेजिटेबल्स खरीदेंगे, आप रेंट पे करेंगे, आप सैलरीज पे करेंगे, आप शेफ के पैसे पे करेंगे, आप वेटर के पैसे पे करेंगे, आप कस्टमर से पैसे लेंगे। ये सारी एक्टिविटीज आपकी किस में आ जाएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। किस में आ जाएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब मैं इसको अगर रिवर्स शुरू करूंगा ना तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। अब मैं दोबारा उसी पॉइंट पर आता हूं कि जब सर कैश एट बैंक में पैसे का आना और पैसे का जाना लिखा हुआ है तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? तो देखो, इन्वेस्टर ये कहता है, जरा देखें आप मेरी बात, कि आपके साल के शुरू में 10 लाख थे और साल के एंड में हो गए 15 लाख। करेक्ट? तो कितना पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आ गया? 5। ये जो 5 आपने एक्स्ट्रा रेस किया है, इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना काम आया, मतलब वहां से कितना रेस किया है, इन्वेस्टिंग से कितना रेस किया है और फाइनेंसिंग से कितना रेस किया है। देखो, अगर फाइनेंसिंग से 3 रेस किया है और इन्वेस्टमेंट से 1 रेस किया है और ऑपरेटिंग से 1 रेस किया है, तो दिस इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन। बात समझ में आई कि आपके पास जो 5 लाख रुपए या 5 मिलियन एक्स्ट्रा है, उसमें से सिर्फ 1 मिलियन जो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, यानी कि जो डे टू डे का काम है, उसकी वजह से आपके पास सिर्फ 1 मिलियन आया है। जबकि 5 मिलियन में जो अच्छा खासा है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर फाइनेंसिंग तो नहीं होगी, हर साल तो आप शेयर इश्यू नहीं करते। तो देखो कितनी जबरदस्त पिक्चर इससे आ जाती है। ये आपको टी अकाउंट थोड़ी मिलेगा। अब इसको एक और कर लो, आपके पास 5 मिलियन आया है, 4 मिलियन ऑपरेटिंग से जनरेट हुआ है, 0.5 मिलियन इन्वेस्टिंग से जनरेट हुआ है और 0.5 मिलियन फाइनेंसिंग जनरेट हुआ है। अब देखो, पहले भी 5 ज्यादा था लेकिन अभी भी 5 ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा फेवरेबल है। मतलब 5 मिलियन में से 4 मिलियन आप ऑपरेटिंग से जनरेट कर रहे हो। इसका मतलब है जो आपका डे टू डे काम है आप उससे जनरेट कर रहे हो। तो इसको हम कहते हैं बेटा, आपकी बेसिक जो अभी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है वो कहलाती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा बेटा, होता क्या है कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बच्चों को समझ में आ जाती है, इसमें कोई ऐसा मसला होता नहीं है। असल मसला होता है इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब यहां पर आपके पास 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। और वो क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड आपका नियम कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग कैश लिख लो, ठीक है ना। आपके सिलेबस में आईएएस जो कहता है वो इनडायरेक्ट मेथड को कहता है। अब सबसे पहले ये समझें इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं और आपको ये अज्यूम करना है कि ये सारी चीजें कैश पर हो रही हैं। करेक्ट? जैसे सेल्स आपके पास है 1000, ये सब कैश पर है। परचेज आपने की है 400 की, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 600। इसमें से आपने एक ही एक्सपेंस रेंट और सैलरीज का पे किया है कैश पे, जो कि किया है 400। और आपके पास एक एक्सपेंस आ रहा है डेप्रिसिएशन 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 100 का। करेक्ट? और आपको पता है कि प्रॉफिट जो है वो कैश नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी इंवॉल्व होती हैं। लेकिन अगर हम इस सिनेरियो में देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया हुआ है ये कैश नहीं है, इज दैट राइट? क्यों नॉर्मली कैश नहीं होता? कि बहुत सारी जिसे कहते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन आती हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हटा दें तो प्रॉफिट कैश बन जाएगा, इज दैट राइट? जैसे आपके सामने सिनेरियो है, तो ये सारी चीजें बेटा कैश पर हुई हैं सिवाय एक के डेप्रिसिएशन के। और अगर आपको प्रॉफिट को क्या बनाना है, कैश बनाना है, तो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा, कितना लिखा? 100। ऊपर आपने 100 को माइनस कर दिया था। देखें, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश, डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसा किसी को दिया है, इज दैट राइट? तो अगर मैं उसको ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन 100, तो इसका मतलब है ये मेरा प्रॉफिट क्या बन गया? कैश बन गया। अब देखिए सही क्यों है, क्योंकि इससे पहले बनी हुई होती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपके पास पूरा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स अदर इनकम वगैरह करके आपके पास प्रॉफिट दिखा रहा होगा। अब सही क्या है कि आप प्रॉफिट को कैश बना दें। करेक्ट? इससे आपको पता चलेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा आया है। और प्रॉफिट को कैश बनाने के लिए क्या सही है कि ऊपर से जितनी भी नॉन कैश की ट्रांजैक्शन है उसको आप हटा दें, जिस तरह से आपने इस तरह इसमें किया था।
और जैसे ही आप प्रॉफिट में से नॉन कैश चीजों को हटा दोगे तो प्रॉफिट आपका बन जाएगा कैश। तो सबसे पहले हमने एक चीज सीखी, और वो क्या चीज सीखी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसमें सबसे पहले हम ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ऊपर हमने क्या किया हुआ होता है, माइनस किया हुआ होता है। किसी भी अफेक्ट को निल करने का तरीका क्या होता है, अगर ऊपर माइनस हुआ हुआ है तो नीचे आप ऐड कर देंगे, उसका अफेक्ट हो जाएगा जीरो, और ऊपर माइनस प्लस हुआ हुआ है नीचे आप माइनस कर दें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद तो उसका अफेक्ट हो जाएगा जीरो। तो एक चीज हो गई आपकी, जी हां सही है। फिर एक बच्चे ने मुझसे कहा सर ये जो गेन और लॉस है ये भी तो एक नॉन कैश एक्टिविटी ऊपर हुई भी होती है। मैंने कहा कैसे नॉन कैश? जरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास नेट बुक वैल्यू है कितनी, 6000 की, और आपने सेल की है 4000 की, इज दैट राइट? लॉस कितने का आया, 2000 का, इज दैट राइट? लॉस कितने का आया, 2000 का। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये 2000 किसी को मैंने अपनी जेब से दिए, अपनी कंपनी के पॉकेट से दिए? नहीं, आपने सर किसी भी कंपनी के पॉकेट से नहीं दिए। ये बात समझ में आई? इसका मतलब है ये 2000 ये आपने क्या किया होगा, अदर एक्सपेंस में आपने लेस कर दिया होगा लॉस ऑन डिस्पोजल 2000, इज दैट राइट? ये 2000 एक नॉन कैश एक्टिविटी है, मेरे जेब से 2000 रुपए नहीं निकले। बात समझ, जैसे बैड डेट होता है ना 10 लाख का, बैड डेट एक एक्सपेंस है, कोई नॉन कैश, वो ऐसी एक्टिविटी नहीं जिससे कैश आउटफ्लो हो रहा है। बात समझ में आती है? नॉन कैश एक्सपेंस, कैश बैड डेट, दोबारा सुन लें, अगर किसी का 10 लाख का बैड डेट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख रुपए उसने जेब से निकाल के दिए हैं। ये बात समझ में आई? तो सेम ऐसे ही बेटा आपके पास लॉस हुआ है 2 लाख का, जैसे फॉर एग्जाम्पल। अब 2 लाख का मतलब ये नहीं है कि ये कैश आउटफ्लो हुआ है, तो एक तो ये नॉन कैश एक्टिविटी हो गई। इसीलिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऊपर हमने लेस किया हुआ होगा तो नीचे हम करेंगे ऐड लॉस ऑन डिस्पोजल, जो भी आ रहा है। इससे क्या होगा कि नॉन कैश एक्टिविटी का जो एक्सपेंस है वो खत्म हो जाएगा। करेक्ट? देखिए नॉन कैश एक्टिविटी को हम इसलिए हटा रहे हैं बेटा ताकि हमारा प्रॉफिट क्या बन जाए, कैश बन जाए। तो पहले हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को ऐड किया, उसके बाद हमने क्या कर रहे हैं भाई, लॉस ऑन डिस्पोजल को ऐड कर रहे हैं। सेम ऐसे ही लेस होगा गेन ऑन डिस्पोजल। फिर देख लेते हैं भाई, समझे आपकी नेट बुक वैल्यू है 10 लाख की और आपने सेल की है 12 लाख की, तो गेन कितने का हुआ है, 2 लाख का हुआ है। अब देखो कैश एक्टिविटी कितने की हुई है सर, 12 लाख की हुई है, करेक्ट? और आपने रिकॉर्ड कितनी की है, आपने सिर्फ 2 लाख रिकॉर्ड की है। 2 लाख कैश को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आप क्या करेंगे, ऊपर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर आपने गेन ऑन डिस्पोजल को ऐड किया हुआ होगा, तो आप इसे लेस कर देंगे, गेन ऑन डिस्पोजल 2 लाख करके। तो फिर बाकी जो सर 12 लाख है वो रिकॉर्ड करें ना, नहीं वो अभी नहीं होगा, वो हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, क्योंकि हमने एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है, सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश को हम वहां जाके रख देंगे। अभी का क्या है सर, अभी का ये है कि सिर्फ हमने ऊपर से जो नॉन कैश चीजें हैं उसको हम हटा रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट क्या बन जाए, हमारा प्रॉफिट बन जाए कैश। अब हम करेंगे बेटा जो इसकी वर्किंग कैपिटल होता है, कि इसका वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट है। अच्छा ये बड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है और थोड़ा बहुत ज्यादा, अगर इसको आप डिटेल में देखें तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए क्या हो जाए। तो मैं आपको पहले तो इसको एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, और वो क्या है, देखो एसेट का इन्वर्सली अफेक्ट होता है कैश पर। एसेट बढ़ेगा तो समझो कैश कम होगा, और लाइबिलिटीज का डायरेक्ट अफेक्ट होगा कैश पे। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सी बात है शॉर्टकट अप्रोच है, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अब डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है सर, एसेट कम हो रहा है तो पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है? देखो मेरी बात सुनो, साल के शुरू में आपके डेटर थे 2 लाख, डेटर ने मुझे 4 लाख पे कर दिया, तो अब डेटर कितने हो गए, 6 लाख हो गए। डेटर कम हुआ, 10 लाख से 6 लाख चला गया। ये कम क्यों हुआ है, क्योंकि कैश आया है तो रिसीवेबल मेरा कम हो गया। तो मेरी वो वाली बात प्रूव हो गई कि जब रिसीवेबल कम हो रहा है इसका मतलब है कैश मेरे पास आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो पहले मैंने उठाया ट्रेड रिसीवेबल को, ट्रेड रिसीवेबल अगर कम हो रहा है तो मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब है कैश मेरे पास आ रहा है, उसने पे किया है तो वो कम हो रहा है। अभी आपको यही देखना है, ठीक है? तो मैंने अभी क्या कर दिया, मैंने यहां पे लिख दिया एड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, और मैंने आपको यहां पे करके भी बता दिया कि कैसे इसकी लॉजिक है कि
ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है, इसका मतलब है पैसा हमारे पास आ रहा है। अब जब हम बात करते हैं ना उसकी किसकी इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, पैसा जा कैसे रहा है, उसको माइनस कैसे करें। देखो अब इसमें एक लॉजिक समझे कि सेल्स दी है 1000 कैश पर है और 500 क्रेडिट पर है, ये हो गई 1500। अब आप अज्यूम ये करेंगे कि सारी चीजें बाकी कैश पर है, जैसे परचेजेस कैश पर है 1200, ये आ गई आपकी 300। सारे एक्सपेंसेस जो है वो ये आपने 200 माइनस कर दिए और ये 100 आपके पास आ गया प्रॉफिट। सारी चीजें कैश पर हैं, सारी चीजें सिवाय एक के, और वो है कि आपने क्रेडिट सेल्स यहां पर 500 दिया हुआ है। इसका मतलब है ये जो क्रेडिट सेल्स है ये 500 यहां पे ऐड हुई, यहां से यहां गिरी और यहां से यहां गिरी, करेक्ट। अब अगर मैं इसका इफेक्ट खत्म करना चाह रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रेडिट सेल्स का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पैसा आया जबकि मैंने यहां पर पैसा आया यानी कि 1500 में लिख दिया है, तो अगर मुझे इसका इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर मैंने ऐड किया था ना, देखो ऐड है ना, 1500 रुपए तो ऐड होगा, सेल्स तो हमारी इनकम है, तो मैं नीचे क्या कर दूंगा, उससे 500 को लेस कर दूंगा, जिसकी वजह से ये मेरा कैश का इफेक्ट आ जाएगा, बात नेगेटिव कैश फ्लो हो जाएगी। बात समझ में आई? दोबारा से देख ले बेटा, समझे सेल्स है 1000 कैश पे और 500 क्रेडिट पे, कितनी हो गई, 1500 रुपए हो गई, करेक्ट। अगर कोई मुझे कहे कि आपके पास सेल्स कितनी हुई है, मैं 1500, मैं कैश कितना आया, तो मैं उसमें से जो क्रेडिट इफेक्ट है उसको हटा दूंगा। क्रेडिट इफेक्ट कितना था, 500, मैंने ऊपर 500 यहां पे ऐड किया हुआ है ना, मैं उसे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 1000 रुपए कैश ट्रांजेक्शन के आ जाएंगे, करेक्ट। तो हुआ क्या है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर जितनी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उसको हटा रहे हैं ताकि प्रॉफिट हमारा क्या बन जाए, प्रॉफिट हमारा कैश बन जाए। तो ऊपर जो है हमने क्रेडिट सेल, अब देखिए साल के शुरू में 0 था, इमेजिन कर लें साल के शुरू में 0 था और अभी 500 की क्रेडिट सेल्स हो गई, तो इसका मतलब है डेटर 500 से क्रिएट हो गया। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ऊपर आपने 500 रुपए सेल्स में प्लस किया हुआ है, जबकि वो कोई कैश इनफ्लो नहीं था और आपने ऊपर प्लस कर दिया, तो आपने उसको नीचे से माइनस कर दिया। तो ये इस बात की आपके पास क्या लॉजिक हो गई कि इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही आप देखेंगे ट्रेड पेबल में, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप देखेंगे किसमें, ट्रेड पेबल में। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप अज्यूम ये करेंगे कि ट्रेड पेबल साल के शुरू में 0 था, 500 की कैश ट्रांजैक्शन है, परचेजेज है और 200 की क्रेडिट है, तो कितना हो गया 700, और ये 700 मैंने माइनस किया हुआ होगा, करेक्ट, 700 मैंने माइनस किया हुआ होगा, तो 500 तो कैश एक्टिविटी है, कैश हमारे पास से जा रहा है, लेकिन 200 हमारी कैश एक्टिविटी नहीं है और आपने ऊपर से उसे क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 200। बात समझ में आई? देखो साल के शुरू में समझे 0 ट्रेड पेबल थे, साल के एंड में 200 के ट्रेड पेबल हो गए क्योंकि आपने क्रेडिट परचेज की थी 200 की, तो 0 से 200 यानी कि ट्रेड पेबल बढ़ रहा है हमारा। अब इसका कैश पे क्या इफेक्ट आएगा, आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर क्या किया होगा, आपने 200 यानी कि 500 प्लस 200 700 माइनस कर दिया होगा। अगर मैं आपसे बोलूंगा यार इसको कैश एक्टिविटी बना दो, तो आप बोलोगे अच्छा फिर रुक जाए, हमने जो ऊपर ये 200 माइनस किया हुआ है हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और फिर हम बताएंगे हाँ 500 हमारे पास से माइनस हुआ है। तो एक तरह से इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हम क्या कर देंगे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हम ऐड कर देंगे, बराबर। जब इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हम ऐड कर देंगे तो लेस करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। अब इसकी भी लॉजिक देख लें भाई, क्या है, इधर देख लें। साल के शुरू में ट्रेड पेबल इमेजिन करें आपके पास थे 500 और साल के एंड में हो गए आपके पास 300। इसका मतलब क्या हुआ, 200 हमने अपने ट्रेड पेबल को पे कर दिया होगा, इज दैट राइट, ट्रेड पेबल को पे कर दिया होगा, तो इसका मतलब पास है मेरे पास से कैश क्या होगा, गया होगा, इज दैट राइट। ट्रेड पेबल जब बढ़ता है इसका मतलब है हमारा वर्किंग कैश जो है हमारे पोजीशन अच्छी कर देगा ये। इसको ऐसे देख लें आप, 500 से 300 हो गया, मेरे पास लायबिलिटी थी 500 की, अब 300 हो गई, मैंने 200 पे कर दी तो 300 हो गई, तो इसीलिए लेस होगा। अच्छा ऊपर मैंने कर दिया, ट्रेड पेबल हमारा लेस होगा, करेक्ट। अब आ जाएंगे हम इन्वेंट्री पे। देखो अब हमारी सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, जी सर आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन सारी हो गई है, आपने सेल्स और परचेज सारा फैक्ट खत्म कर दिया। अब जरा देखो भाई, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इसका मतलब है मैंने इन्वेंट्री कैश पे परचेज की है, तो जब मैंने कैश पे परचेज की होगी तो मेरे पास से पैसा क्या होगा,
जाएगा। इज दैट राइट? इन्वेंट्री का बढ़ना मतलब पैसा मेरे पास से जा रहा है, क्योंकि ऊपर अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने फुल कर दी है, फाइनल हो गई है, सब हो गई है। तो इसका मतलब है मैंने इन्वेंट्री को जब कैश पे परचेस किया होगा तो मेरे पास से पैसा गया होगा। इसको एक और तरीके से भी देख लेते हैं, इन्वेंट्री का बढ़ना मतलब पैसा हमारा फंस गया, तो पैसा मैंने इसलिए माइनस कर दिया। सेम ऐसे ही ऐड करूंगा मैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री, सेम ऐसे ही डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो रही है, इसका मतलब है कैश पे सेल हो रही है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि क्रेडिट के ऊपर सारे इफेक्ट्स में क्या कर चुका हूं, हटा चुका हूं। और इन्वेंट्री का कम होना, इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल में मेरा पैसा कम फंस रहा है, हमारा पैसा बाहर आ रहा है। इज दैट राइट? इसलिए मैं उसे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब लास्ट हो जाएगा, इसके बाद इन सबके बाद लेस हो जाएगा बेटा आपका इंटरेस्ट और टैक्स। ये आपकी हो जाएगी कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अगर हम उसको एक लास्ट में आप जरा देख लें कि जो कैश फ्लो होता है वो क्या होता है। देखो ओपनिंग जैसे थे ना 10 लाख और क्लोजिंग था 15 लाख, तो 5 लाख जनरेट हुआ मेरे पास कैश। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताएगा कि इसमें से ऑपरेटिंग में से कितना जनरेट हुआ है, इन्वेस्टिंग से कितना जनरेट हुआ है, और फाइनेंसिंग से आपके पास कितना कैश जनरेट हुआ है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब अगर हम इसको सम अप करें, अगर आप इसको एक फॉर्मेट की सूरत में लेकर आ जाएं, तो ये इसका फाइनल फॉर्मेट है। ठीक है भाई? अब आप ये देख लें, ये इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये ऐड जिसे हम समझ चुके हैं, डिस्पोजल, फिर ये इन्वेंट्री का अफेक्ट लेना है, वर्किंग कैपिटल का अफेक्ट लेना है, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, ये कैश जनरेट हुआ है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू। ठीक है बेटा? उसके बाद इन्वेस्टिंग, सारी नॉन करंट एसेट से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, देखो ऊपर हम लोगों ने गेन और लॉस क्यों हटाया था, क्योंकि हम उसको एक सेपरेट चीज में कर रहे थे। तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट आएगा, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट आएगा, कोई आपने शेयर्स लिए में कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी इनकम है तो वो यहां आ जाएगी, और फिर ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएगी। तो ये इसका फॉर्मेट होगा। ठीक है ना? अब नेट कैश फ्लो फॉर एग्जांपल आपकी आ रही थी 1000, यहां पर आ रही थी ना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये समझ लें आ रही है आपकी 1000। अब ये कैश फ्लो बताएगा कि उसमें से आपने ऑपरेटिंग से कितना जनरेट किया है, इन्वेस्टिंग से कितना किया और फाइनेंसिंग से कितना किया। फिर क्या होगा, आपको सवाल में एक ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वो दिया हुआ है 500। तो ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है ना, पहले कितना दिया हुआ था 500, इस साल कितना जनरेट किया 1000, तो कितना हो गया क्लोजिंग 1500। अब इस सवाल में पता चल जाता है कि आपने सवाल सही किया है या नहीं किया, अगर ये आपस में मैच हो जाए। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।